16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के साथ ही भारत-पाकिस्तान युद्ध अब समाप्त हो गया था। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया और एक नया देश, बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? किन सैन्य रणनीतियों का उपयोग करके भारत ने ये युद्ध जीता? 1971 के युद्ध की पूरी कहानी क्या है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। पाकिस्तान का दो हिस्सों में टूटना शायद तभी लिख दिया गया था जब पाकिस्तान बना था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान दो भौगोलिक रूप से अलग-अलग हिस्सों में बना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर थे। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या वास्तव में पश्चिमी पाकिस्तान से अधिक थी, लेकिन सारी राजनीतिक शक्ति पश्चिमी पाकिस्तान में केंद्रित थी। पश्चिम के लोग और पाकिस्तान की सरकार शुरू से ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। कम जनसंख्या होने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान को बजट का 70% मिलता था। दोनों हिस्सों में अधिकांश लोग मुस्लिम थे, लेकिन उनकी भाषा काफी अलग थी। जबकि पश्चिम में अधिकांश लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश लोग बंगाली थे और केवल बंगाली भाषा बोलते थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान सरकार ने इन बंगालियों पर उर्दू थोपने की कोशिश की। उन्होंने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया और आधिकारिक दस्तावेजों, टिकटों और मुद्रा से बंगाली हटाना शुरू कर दिया। इस भाषाई भेदभाव ने पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिम के खिलाफ विद्रोह की भावना जगा दी। लेकिन इस सब के बाद भी अगले 20 वर्षों तक पाकिस्तान की स्थिति काफी हद तक स्थिर रही। लेकिन ये स्थिति बहुत जल्द बदलने वाली थी। 1969 में पाकिस्तान में सैन्य शासन चल रहा था। देश के राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख जनरल याहिया खान थे। याहिया खान ने घोषणा की कि वो जल्द ही पाकिस्तान में चुनाव कराकर लोकतंत्र वापस लाएंगे। चुनाव होंगे। मैंने ये निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त पर छोड़ दिया है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय है। और इस बार जो राष्ट्रीय सभा बनेगी, मूल रूप से जो संसद बनेगी, उसमें पहली बार पूर्वी पाकिस्तान को अधिक सीटों के साथ प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि पूर्व की जनसंख्या भी अधिक है। ये चुनाव दिसंबर 1970 में हुए और जब नतीजे आए तो पूरा पाकिस्तान सदमे में था। अवामी लीग, पूर्वी पाकिस्तान की एक राजनैतिक पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में 169 में से 167 सीटें जीती थीं। उन्होंने 313 सीटों वाली राष्ट्रीय सभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था और अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मतलब जो प्रधानमंत्री पूरे पाकिस्तान पर शासन करता है, अब वो पूर्वी पाकिस्तान से आने वाला था। स्वाभाविक रूप से पश्चिम में बैठे राजनेताओं और सैन्य नेताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता थे, पश्चिम की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, ने अन्य दलों के साथ मिलकर इस चुनाव के परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नतीजतन राष्ट्रीय सभा नहीं बुलाई गई और अवामी लीग सरकार नहीं बना सकी। ये पूरी घटना पूर्वी पाकिस्तानियों पर एक बड़ा मजाक थी। वे सभी धोखा महसूस कर रहे थे, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुईं। नागरिकों और सेना के बीच झड़पें हुईं और जल्द ही एक मजबूत बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन आकार लेने लगा। इस पूरे आंदोलन की मांग एक अलग देश, बांग्लादेश थी। राष्ट्रपति याया खान समझ गए थे कि वो पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी पकड़ खो रहे हैं। इसलिए मार्च 1971 में उन्होंने इस आंदोलन को रोकने के लिए एक विशेष सैन्य अभियान चलाने का फैसला किया। एक ऐसा अभियान जिसने क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दीं। ऑपरेशन सर्चलाइट। ये अभियान आधिकारिक तौर पर 21 मार्च 1971 की रात को शुरू हुआ। अगले दिन शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान से गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ही वो एक प्रसारण संदेश के माध्यम से बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ये शायद मेरा अंतिम संदेश है। आज से बांग्लादेश स्वतंत्र है। मैं बांग्लादेश के लोगों से आह्वान करता हूं, आप जहां कहीं भी हों और आपके पास जो कुछ भी हो, उसके साथ कब्जे वाली सेना का अंत तक विरोध करें। आपकी लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान कब्जे वाली सेना का अंतिम सैनिक बांग्लादेश की धरती से बाहर नहीं निकल जाता। अंतिम विजय हमारी है। इस बीच पाकिस्तानी सेना पूरे पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर देती है। नागरिकों पर भारी हथियारों का उपयोग करके अंधाधुंध गोलीबारी की गई। अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को बेरहमी से मार दिया गया। इस पूरे नरसंहार के दौरान पाकिस्तानी सेना के हाथों लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऑपरेशन सर्चलाइट के जवाब में कुछ वरिष्ठ बंगाली सेना अधिकारियों ने बंगाली प्रतिरोध शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए एक सेना बनाना शुरू किया और इस सेना का नाम मुक्ति बाहिनी रखा गया।
लेकिन वर्तमान में मुक्ति बाहिनी पाकिस्तानी सेना के उन्नत हथियारों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। इस अवधि के दौरान अवामी लीग के कई महत्वपूर्ण नेताओं ने सीमा पार की और भारत में प्रवेश किया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मदद के लिए अनुरोध किया। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता से बचने के लिए लाखों नागरिक भी शरणार्थियों के रूप में भारत आने लगे। कुछ ही महीनों में 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत आ चुके थे। इनमें से अधिकांश लोगों ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरण ली थी। भारत ने इन लोगों के लिए उदारतापूर्वक अपनी सीमाएं खोल दी थीं, लेकिन शरणार्थियों की इतनी बड़ी आबादी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इन लोगों के आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और अन्य जरूरतों का पूरा बोझ भारत पर पड़ा। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए सरकार को भारतीयों पर 5 पैसे का शरणार्थी कर लगाना पड़ा, जो पत्र भेजते समय टिकट खरीदने के लिए देना होता था। लेकिन इसके बावजूद ये बोझ इतना बड़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती थी। साथ ही शरणार्थी शिविर और आसपास के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी बहुत मुश्किल था। मूल रूप से भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस शरणार्थी संकट और पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार को रोकने के लिए जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने भारत के सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ और कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। वो चाहती थीं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल सैन्य हमला शुरू करे, ताकि बांग्लादेश को मुक्त किया जा सके और शरणार्थी वापस लौट सकें। लेकिन सैम मानेकशॉ ने तत्काल हमला करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्होंने 2 मुख्य तर्क दिए। पहला तर्क ये था कि भारतीय सेना अभी तक इतने बड़े हमले को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। वो देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात थे और उन्हें युद्ध के लिए सही जगह पर तैनात करने के लिए समय चाहिए था। इसके अलावा जीत के लिए आवश्यक गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था करने में भी समय लगने वाला था। दूसरा तर्क ये था कि उस समय का मौसम हमले के लिए सही नहीं था। पूर्व में मई के महीने में मानसून का समय था, जो वहां कई क्षेत्रों को दलदल में बदलने वाला था, जिससे भारतीय सेना की गति कई गुना धीमी हो जाएगी और पाकिस्तान की रक्षा कई गुना अधिक प्रभावी हो जाएगी। साथ ही बर्फ पिघलने के कारण हिमालय के कई दर्रे खुल जाते हैं, जिससे चीन के लिए भारत पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा और अंततः भारत को 3 मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। सैम मानेकशॉ का ये आकलन इस बात का सबूत है कि वो एक महान सैन्य रणनीतिकार थे। तुरंत युद्ध में न जाने के सैम मानेकशॉ के तर्क को सुनने के बाद इंदिरा गांधी उनसे सहमत हो गईं। वो ये भी जानती थीं कि अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ हैं और इसीलिए युद्ध में जाने से पहले उन्हें किसी बड़े देश से राजनयिक समर्थन की आवश्यकता होगी। बैठक में यह तय किया गया कि युद्ध में जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर के अंत में होगा, आज से 4 महीने बाद। तब तक भारतीय सेना पूरी तैयारी करेगी और भारत सरकार अपनी कूटनीति के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ विश्व की राय बदलने की कोशिश करेगी, ताकि यदि संभव हो तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके और बांग्लादेश को बिना युद्ध के मुक्त किया जा सके। 15 मई 1971 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जैकपॉट शुरू किया, जिसमें उन्होंने खुद हमला नहीं किया, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी को हथियार और प्रशिक्षण देना शुरू किया, ताकि वे पाकिस्तानी सेना के साथ अनियमित युद्ध लड़ सकें और उन्हें कमजोर कर सकें। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने एक राजनयिक अभियान शुरू किया, जिसमें वे दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ले गए और वहां की सरकारों से पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया। भारत को शरणार्थी संकट के कारण हर जगह सहानुभूति मिलती है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाता। अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, लोकतंत्र की हत्या में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। पाकिस्तान न केवल अमेरिका का करीबी सहयोगी था, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक संबंध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। वास्तव में वो पाकिस्तान को सैन्य और वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे थे। इन सब के बीच भारत को अगस्त 1971 में एक बड़ी राजनयिक जीत मिलती है। भारत और सोवियत संघ ने शांति, मित्रता और सहयोग की भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए। मतलब या तो भारत या सोवियत संघ अगर किसी एक पर हमला होता है तो दोनों देश उस दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। ये संधि युद्ध के दौरान भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाली थी। नवंबर का महीना आ गया था और भारत ने महसूस कर लिया था कि पाकिस्तान की समस्या का राजनयिक समाधान नहीं हो सकता और अब भारत के पास केवल एक विकल्प था और वो विकल्प था युद्ध। भारत जानता था कि जैसे ही युद्ध शुरू होगा, पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे से उन पर हमला करेगा, ताकि भारत को 2 मोर्चे का युद्ध लड़ना पड़े। इसलिए भारतीय सेना दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार थी। नवंबर के आखिरी सप्ताह में इंदिरा गांधी ने सेना को हमले के लिए अंतिम आदेश दिए। लगभग 1 सप्ताह बाद 4 दिसंबर को भारत पाकिस्तान पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला शुरू करने वाला था। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान समझ गए थे कि भारत किसी भी समय पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है।
वो किसी भी कीमत पर भारत को पूर्व से विचलित करना चाहते थे। इसलिए वो घबरा गए और 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज़ खान शुरू किया, जिसमें उन्होंने खुद पश्चिम से भारत पर हमला किया। शाम 4:45 बजे पाकिस्तान के लड़ाकू जेट कई भारतीय हवाई अड्डों के ऊपर आए। पठानकोट, अमृतसर और आगरा जैसे कई एयरबेस पर भारी बमबारी हुई। वायुसेना में एक सॉर्टी का मतलब टेक ऑफ से लैंडिंग तक एक हमलावर यात्रा है। उस दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने कुल 50 सॉर्टी संचालित की और लगभग 180 बम गिराए, लेकिन इस पूरे हमले में केवल भारत के रनवे क्षतिग्रस्त हुए, जिन्हें भारतीयों ने कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया। जब इंदिरा गांधी और अन्य अधिकारियों को इन हमलों के बारे में पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। पहले हमला करके पाकिस्तान ने युद्ध का पूरा दोष खुद पर ले लिया था और अब भारत की बारी थी जवाब देने की। रात 10:45 बजे सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को ब्रीफ किया और हमला शुरू करने के लिए औपचारिक अनुमति मांगी। कुछ समय बाद इंदिरा गांधी ने हमला शुरू करने का अंतिम निर्णय लिया और इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। कुछ घंटे पहले 3 दिसंबर को शाम 5:30 बजे के तुरंत बाद पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। आज बांग्लादेश में युद्ध भारत पर युद्ध बन गया है। इसके साथ भारत आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन यानी 4 दिसंबर की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर 2 गुना अधिक आक्रामक हमला शुरू किया। इस हमले में कुल 120 सॉर्टी पूरी की गईं, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस और उसके विमानों को बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी ओर भारतीय नौसेना का पूर्वी बेड़ा पूर्वी पाकिस्तान के 2 बंदरगाहों चटगांव और कॉक्स बाजार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। भारत के विमान वाहक INS विक्रांत से 12 विमान उड़े। एयर टू ग्राउंड रॉकेट का उपयोग करके दोनों बंदरगाहों पर हमले किए गए और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसी रात भारतीय नौसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य कराची बंदरगाह पर हमला करना था। उस समय भारत के पास एक भी युद्धपोत नहीं था जो रात में मिसाइलों से हमला कर सके, लेकिन भारत ने हाल ही में सोवियत संघ से OSA क्लास मिसाइल बोट खरीदी थी, जो आकार में बहुत छोटी थी लेकिन P-15 टर्मिनेट जैसी खतरनाक मिसाइलों से हमला कर सकती थी। लेकिन एक समस्या थी, ये मिसाइल बोट केवल छोटी दूरी तय कर सकती थी, मतलब ये अपने दम पर कराची बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए नौसेना ने इसके लिए एक अभिनव समाधान निकाला। उन्होंने इन मिसाइल बोटों को अपने बड़े युद्धपोत INS किल्टन से बांध दिया और उन्हें तब तक खींचा जब तक वे कराची बंदरगाह के पास नहीं पहुंच गए। मिसाइल बोटों को तभी शुरू किया गया जब वे कराची बंदरगाह के बहुत करीब पहुंच गए। रात लगभग 10:30 बजे इन मिसाइल बोटों ने भयंकर हमला किया। बंदरगाह में खड़े पाकिस्तान के युद्धपोत PNS खैबर और PNS मुहाफिज पूरी तरह से नष्ट हो गए और डूब गए, और उनका वीनस चैलेंजर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने वहां रखे तेल टैंकरों को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिसके कारण पूरे कराची बंदरगाह में भयानक आग लग गई, जो कई दिनों तक जलती रही। पाकिस्तान बहुत हैरान था भारत के इन सभी प्रति हमलों को देखकर, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। लोंगेवाला राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक शहर है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की केवल एक कंपनी लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात थी, जिसमें केवल 120 सैनिक थे। उनके कमांडर मेजर KS चांदपुरी थे। रात के अवसर को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने यहां अपने 2000 से 3000 सैनिकों के साथ हमला किया। 20 गुना अधिक सैनिकों के साथ उनके पास भारी तोपखाने की बंदूकें और लगभग 45 टैंक भी थे। इस हमले का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना को भारतीय वायुसेना की मदद की जरूरत थी। जैसलमेर एयरबेस पर 4 हंटर विमान मौजूद थे, लेकिन वे रात में संचालन करने में सक्षम नहीं थे। पाकिस्तान सेना के टैंक केवल 300 मीटर दूर थे और मेजर चांदपुरी को रात भर किसी भी कीमत पर उन्हें आगे बढ़ने से रोकना था। उन्होंने अपने मशीन गनरों को उच्च वॉल्यूम पर लगातार फायर करने का आदेश दिया। ये फायरिंग बहुत कम कैलिबर की थी, इसलिए टैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इतनी भारी फायरिंग देखकर पाकिस्तानियों ने सोचा कि लोंगेवाला पोस्ट की रक्षा हजारों भारतीय सैनिक कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहां पड़े कांटेदार तारों को देखा, जो भारतीयों ने अपनी पोस्ट के चारों ओर पोस्ट को चिन्हित करने के लिए रखे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को लगा कि भारतीयों ने माइनफील्ड क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए कांटेदार तार लगाए हैं। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि आगे माइन है जो उनके टैंक को नष्ट कर देंगे। पाकिस्तानियों ने फैसला किया कि इतने सारे भारतीय सैनिकों का सामना करना और रात में माइन साफ करना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने हमले को सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वायुसेना ने जैसलमेर से हंटर विमान का हवाई समर्थन भेजा। विमान ने कई सॉर्टी दागी और पाकिस्तानी टैंकों पर भारी बमबारी करके दर्जनों पाकिस्तानी टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गए।
6 दिसंबर की रात तक पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ था और पाकिस्तानी वायुसेना से कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। अंततः उन्हें करारी हार के बाद पीछे हटना पड़ा। 7 दिसंबर तक भारतीय सेना ने पूर्व में भी बड़ी प्रगति हासिल कर ली थी। जैसौर, पूर्वी पाकिस्तान का पहला प्रमुख शहर, मुक्त हो गया था। ये एक बड़ी जीत थी क्योंकि यहाँ एक पाकिस्तानी एयरबेस था जिसे अब भारतीय वायुसेना द्वारा अपने आगे के हमलों के लिए उपयोग किया जाने वाला था। बांग्लादेश को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना के लिए ढाका पर कब्जा करना आवश्यक था, क्योंकि ढाका पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी थी। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होने वाला था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आगे बढ़ रही भारतीय सेना की टुकड़ियों ने 10 दिसंबर तक सिलहट टाउन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और अब उन्हें मेघना नदी पार करनी थी और ढाका की ओर बढ़ना था। लेकिन उनके बीच एक बड़ा रोड ब्लॉक था, आशुगंज। पाकिस्तान ने आशुगंज में एक विशाल सेना तैनात कर दी थी ताकि भारत मेघना पार न कर सके। भारत को उन्हें हराने में कई दिन लगने वाले थे और इसके साथ जानों का नुकसान भी होता। इसलिए वहां मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने एक निर्णय लिया, जिसके कारण भारत ने बिना लड़े आशुगंज जीत लिया। भारतीय सेना ने अपने MI हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया और 4000 भारतीय सैनिकों को सीधे मेघना के पार एयरलिफ्ट कर दिया। आशुगंज को बाईपास कर दिया गया था। वहां तैनात पाकिस्तानी सेना बस देखती रह गई और कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। भारतीय सेना सभी दिशाओं से आगे बढ़ रही थी और अब ढाका भारत के लिए दूर नहीं था। लेकिन फिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश पाकिस्तान के समर्थन में युद्ध में प्रवेश करता है और वो देश था अमेरिका। पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका ने अपनी नौसेना टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा। इस बेड़े में दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक, 8 नौसेना जहाज और एक परमाणु हमला पनडुब्बी शामिल थी। इसके साथ ही यूके ने भी अपने ईगल विमानवाहक और कुछ नौसेना जहाज़ों को भारत के खिलाफ अरब सागर की ओर भेजा था। पाकिस्तान, अमेरिका और यूके, भारत के लिए तीनों से एक साथ निपटना असंभव था। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका शायद भूल गए कि भारत का भी एक दोस्त है। भारत ने सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षरित मित्रता संधि का उपयोग करते हुए उनसे मदद मांगी। सोवियत संघ ने बिना किसी देरी के भारत के समर्थन में अपना प्रशांत बेड़ा भेजा। इस बेड़े में 5 और 6 परमाणु सक्षम पनडुब्बियां थीं। सोवियत बेड़े ने अमेरिकी बेड़े को घेर लिया और यूके के बेड़े का रास्ता रोक दिया। परमाणु युद्ध के डर से अमेरिका और यूके ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और भारत के लिए एक बड़ा खतरा हट गया। 11 दिसंबर तक भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, सभी दिशाओं से जीत हासिल कर रही थी। ये देखकर पाकिस्तान की विशाल सेना उत्तर से ढाका की ओर पीछे हटने लगी। अगर ये सभी पाकिस्तानी ढाका पहुंच जाते और वहां मौजूद सेना से जुड़ जाते तो ढाका को मुक्त करना भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता। इसलिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने एक जबरदस्त संयुक्त अभियान चलाया। वायुसेना के लगभग 50 परिवहन विमानों ने तंगाइल क्षेत्र में लगभग 800 भारतीय पैराट्रूपर्स को गिराया। तंगाइल क्षेत्र पीछे हटती पाकिस्तानी सेना और ढाका के बीच में था। इस ड्रॉप के बाद प्रभावी रूप से पाकिस्तानियों का ढाका का रास्ता बंद हो गया। 800 पैराट्रूपर्स के अलावा भारत ने आसपास के क्षेत्रों में जूट से बनी डमी भी गिराईं। ये डमी दूर से बिल्कुल भारतीय सैनिकों की तरह दिखती थीं। ये इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि भारतीय पैराट्रूपर्स की संख्या बहुत अधिक है और वे उन पर हमला करने की हिम्मत ना करें, और वैसा ही हुआ। ये मिशन काफी सफल रहा और भारत को जीत के बहुत करीब ले आया। 14 दिसंबर तक ढाका पूरी तरह से घिर गया था और भारत ने पाकिस्तान से आत्मसमर्पण की मांग रखती थी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया था। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना को एक खुफिया जानकारी मिली, जिसके अनुसार पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले थे, जिसमें वो युद्ध जारी रखने पर निर्णय लेने वाले थे। लेकिन ये बैठक योजना के अनुसार नहीं होने वाली थी। इस बैठक के दौरान भारतीय वायुसेना ने कुछ ऐसा किया जिसने पाकिस्तान को उसकी जड़ों तक हिला दिया। विंग कमांडर बिश्नोई और 3 और पायलटों ने अपने MiG-21 में उड़ान भरी और चल रही बैठक के दौरान एक जोरदार हवाई हमला किया। पूरा गवर्नर हाउस धुएं में डूब गया। गवर्नर AM मलिक ने एक एयर रेड शेल्टर में भागकर अपनी जान बचाई और कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखने लगे। गवर्नर के इस्तीफे के साथ पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की रीढ़ अब टूट गई थी। 15 दिसंबर तक पाकिस्तानी सैनिकों ने अंदर से हार मान ली थी। भारतीय सेना ने ढाका पर कब्जा कर लिया था और भारतीय नौसेना ने समुद्री मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया था। मूल रूप से पाकिस्तानियों के लिए बचने का कोई मौका नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए ढाका विश्वविद्यालय और अन्य इमारतों में छिप रहे थे। इस दौरान सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तान के पूर्वी सेना कमांडर जनरल नियाजी को संदेश प्रसारित किए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। इन संदेशों के कारण पाकिस्तानियों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था।
मेजर जनरल जाकब, जो भारतीय सेना की पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, 16 दिसंबर को उन्हें आत्मसमर्पण की बातचीत के लिए जनरल नियाजी के पास भेजा गया। कई घंटों की गहन बातचीत के बाद जनरल नियाजी आत्मसमर्पण के लिए सहमत हो गए। उसी दिन ढाका के रामना रेस कोर्स में पाकिस्तान का आत्मसमर्पण समारोह हुआ। समारोह की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय दल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जीएस अरोड़ा की देखरेख में सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और अंत में रोते हुए अपनी बेल्ट और रिवॉल्वर निकालकर जनरल अरोड़ा को सौंप दिया। इस कार्य ने पूरी पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का प्रतीक था। इसके साथ ही पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध अब समाप्त हो गया था और बांग्लादेश स्वतंत्र था। युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध के कैदियों के रूप में लिया और जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार उन्हें पाकिस्तान भेजने की जिम्मेदारी ली। भारत ने 1 करोड़ से अधिक शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी की भी सुविधा प्रदान की। अगले कुछ महीनों में शेख मुजीबुर रहमान स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। बांग्लादेश को एक के बाद एक देश से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने लगी और अंत में बांग्लादेश ने भारत की मदद से खुद को फिर से बनाना शुरू किया। ये वीडियो 3,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई, और ये हमारे देश भारत को श्रद्धांजलि है जिसने सभी विरोधी परिस्थितियों के बावजूद न्याय का समर्थन किया।